ओके, रस के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। कविता जैन और राजेश पालवे पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ रुचित जैन और विकास सालुंके जुड़ेंगे और बिग मार्केट वर्सेस में आज दो खास मेहमान होंगे। मार्केट फंडामेंटल्स पर पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की फाउंडिंग पार्टनर पुनीता कुमार सिन्हा से करेंगे बातचीत और टेक्निकल सेटअप समझाने के लिए केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया मौजूद होंगे। तो ये कुछ ही देर में सारी की सारी चर्चाएं होंगी। एक बार जरा मार्केट का रुख करते हैं, कुछ और स्टॉक्स पिक करते हैं जहाँ फ्रेश मोमेंटम आ रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी 52,000 सस्टेन कर रहा है। निफ्टी अभी भी 23,600 के काफ़ी करीब है। भारत फोर्ज में अच्छा मोमेंटम आया। मैंने गुजरात गैस की बात की थी, महानगर गैस में इस समय एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक लेकर आइए एक बार, क्योंकि एक जो रिक्वायर्ड पुश चाहिए था बैंक निफ्टी को जिसकी हम बात कर रहे थे, अब वो कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से मिलने लगा। पॉली कैप के तो खैर क्या ही बात करें, 7300 क्रॉस करता हुआ। और उसके अलावा वोल्टास, हेवल्स, इन सब स्टॉक्स में अच्छे मूव आ रहे हैं। और एक बार के लिए जरा लेकर आइए लुपिन, क्योंकि यहाँ पर भी अब मूव अच्छे आने शुरू हुए हैं। वीरू। बिल्कुल, तो यहाँ के अब तक के स्विंग्स बाजार में हो क्या रहा है उस बात की अगर आप देखिए टिप्पणी आपने सुनी। अब एक काम करते हैं, अब मेहमानों से कॉल लेनी शुरू करते हैं। कविता जैन, राजेश पालवे जी पिछले कार्यक्रम से यहाँ पर हैं, रुचित जैन, विकास सालू के फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके आप सभी को नमस्कार। कार्यक्रम में स्वागत है। रुचित, आपकी दो कॉल्स इस वक्त की। नमस्ते वीरू जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दो कॉल्स में से पहली पिक नो बैंकिंग हैबिट्स में रहेगी, वो एचडीएफसी बैंक में हमें क्लियर हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अगर आप आज डेरिवेटिव्स का डेटा भी देखें तो प्राइस अप मूव के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट का इंक्रीज भी हो रहा है। सो लॉन्ग फॉर्मेशंस वहाँ पे हो रहे हैं, तो अप ट्रेंड का कंटिन्यूशन है। सो एचडीएफसी बैंक करंट लेवल्स पे 1640 के स्टॉप लॉस से नियर टर्म के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। 1730 के अराउंड के टारगेट से इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी पिक रहेगी पेट्रोनेट एलएनजी में, जहां पे भी एक कंसोलिडेशन या प्रीवियस स्विंग हाइस का ब्रेकआउट ये स्टॉक पे आया है। स्टॉक अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूस राइड कर रहा है। सो पेट्रोनेट एलएनजी में करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह है। 318 के नीचे के स्टॉप लॉस रख के 360 के अराउंड के टारगेट से स्टॉक में आ सकता है। पेट्रोनेट एलएनजी ये भी एक पिक हो गई। अब चलते हैं विकास सालुंके के पास। विकास जी, गुड मॉर्निंग। विकास जी, आपकी क्या ट्रेड्स रहेंगे इस समय की? गुड मॉर्निंग अनुज जी, वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने मिलेगी, तो एक बाय रहेगा, एक सेल रहेगा। सेल में मेरा एनएमडीसी मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर बिल्ड होते ही देखने मिल सकता है। वापस 250 248 के टारगेट के लिए नीचे में एनएमडीसी को सेल करना है। ऊपर में जो रजिस्टेंस देखने मिल रहा है 272 के आसपास का, तो 272 के यहाँ पे एनएमडीसी सेल करना है। 250 का नीचे की तरफ मुझे लगता है एक टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकता है। दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड में हमने देखा है कि वीकली चार्ट पे लाइन चार्ट का जो ब्रेकआउट है, ये हमें कल देखने मिला था और कल वापस उसके ऊपर सस्टेन करते हुए देखने मिला था। 724 के ऊपर ये काउंटर पॉजिटिव टेरिटरी में आते हुए देखने मिल सकता है, तो एसबीआई कार्ड यहाँ पे बाय रहेगा। ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 760 के आसपास के टारगेट एसबीआई कार्ड में देखने मिलेंगे। नीचे में 718 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के इसको बाय करना है। मुझे लगता है 1 से 2 दिन में एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम एसबीआई कार्ड में देखने मिल सकता है। ओके, एसबीआई कार्ड्स आज आपने पिक किया। सडनली आई थिंक एक आउट ऑफ फ्लेवर स्टॉक पिक किया विकास जी ने, अच्छी बात है। कविता जी, आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे? या वीरेंद्र जी, तो सबसे पहले तो विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। मे यू हैव ऑल द जॉय योर हार्ट कैन होल्ड फॉर। थैंक यू। या और मेरा जो ट्रेड होगा, ऑटो और डिफेंस में अच्छे मूव बने हुए हैं, सो भारत फोर्ज पर बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट बनता हुआ दिख सकता है। कंडीशनल बाय होगा 1768 के ऊपर काउंटर निकलता है, तो यहाँ एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 1790 के प्राइस टारगेट के लिए इसे अप्रोच करें एंड इन दैट कंडीशन 1755 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अनदर काउंटर व्हाइट गुड सेक्टर में बहुत अच्छे मूव बने हैं, सो हेवल्स विल बी द बाय ट्रेड। हेवल्स में आप 1980 के प्राइस टारगेट के लिए एक बाय ट्रेड अप्रोच करें। फ्लैट का ब्रेकआउट बनता हुआ दिखा है, 1935 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो ये इस समय के पिक्स हेवल्स में अच्छा मूव आ रहे हैं। राजेश पालवे जी, आपकी दो ट्रेड इस समय की। तो अनुज जी, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है इंडियन होटल। ये स्टॉक में ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में फॉलो बाइंग एक्शन वापस बनते हुए दिखा है। जिस तरीके से स्टॉक अब
650 के ऊपर कंफर्टेबली होल्ड आउट कर रहा है। हमें लग रहा है यहाँ पे ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा। पूरे सेक्टर में ही एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट हमने देखा है पिछले कुछ दिनों से। तो इंडियन होटल पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 675 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 654 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है HDFC AMC। एक मल्टीपल सप्लाई जोन को अब ये पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट पे। और हमें लगता है जिस तरीके से अब बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे स्टॉक में पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बना है, हमें लगता है देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी स्टॉक एक मोमेंटम टुवर्ड्स एक्सपायरी कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिखेगा। 4150 4165 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 4075 के आसपास। बिल्कुल। और एक बार यूनाइटेड ब्रूरीज लेकर आई है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यूनाइटेड स्पिरिट्स में ठीक ठाक मोमेंटम था, लेकिन यूनाइटेड ब्रूरीज इस समय करीब 4.5% नीचे और डे लो पर आकर ये ट्रेड कर रहा है इस समय। यूनाइटेड ब्रूरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और एक और स्टॉक जिसमें स्लाइड आ रहा है वो है अंबुजा सीमेंट। एक बार अंबुजा सीमेंट का चार्ट देखते हैं। ये स्टॉक भी इस समय डे लो पर आया, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव था इस समय यूनाइटेड ब्रूरीज में। यूनाइटेड ब्रूरीज पर कोई मूव है क्या, कोई व्यू है क्या कविता जी आपका? या कल ये काउंटर्स काफी अच्छे स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, इवन यूनाइटेड स्पिरिट्स भी। लेकिन यूबीएल अभी वीकली चार्ट पर अपने सपोर्ट की तरफ बढ़ चुका है। मुझे लगता है डाउनसाइड जो है वो 1968 तक इस काउंटर को लेकर जा सकती है। बट अगर किसी ने ऑलरेडी पोजिशनिंग की है तो अब 2022 का शॉर्ट साइड का उनका स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। पर नीचे की तरफ यहाँ पर दोबारा बाय इनिशिएट हो सकता है अराउंड 1980 के लेवल के आसपास। और मीनवाइल अगर आप HDFC AMC को लेके आइए, वो जो पहला स्टॉक मैंने मार्क किया था कि आज पॉसिबली स्टॉक ऑफ द डे हो सकता है। लुक एट HDFC AMC नाउ 4125, ये इसका करियर हाई इसका जो है वो है 3 जून का, मतलब एग्जिट पोल वाले दिन इसने जो लगाया था वो इट वाज आई थिंक 4134। वाकई स्ट्रॉन्ग मूव देता है। राजेश जी की कॉल है यहाँ पे। अच्छा, अब मेट्रोपोलिस जो सिंक हो रहा था वो उठ के ऊपर तो आया है लेकिन डिसाइसिवली नहीं। मोमेंटम अभी भी डॉक्टर लाल पैथलैब के साथ है। 2-3 दिन पहले ग्रेनुअल्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। ग्रेनुअल्स एक बार स्क्रीन पे रखिएगा, हल्की सी स्कैनिंग इसकी करते हैं क्योंकि ग्रेनुअल्स उस दिन हमने ट्रेड पिक किया था मेरे ख्याल से 487 के आसपास। मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखिए गया, 492 पे परसिस्ट करता हुआ। राजेश पालवे जी एक बार ग्रेनुअल्स की रीडिंग कीजिएगा। ये 490 495 अगर एक बार काट गया तो कहां तक का स्विंग प्रोवाइड कर सकता है? तो देखिए एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड बना हुआ स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। स्टॉक में सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे ऑलरेडी प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट स्टॉक ने ऑलरेडी रजिस्टर किया है। पिछले 2 वीक से वो ब्रेकआउट के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे हमें लगता है फॉलो बाइंग एक्शन बिल्कुल कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। 515 520 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है बने रह सकते हैं। करंट लेवल पे भी अगर छोटा मोटा डिप आता है तो ऐड करें। 487 ये स्टॉप लॉस रखे और पोजीशन होल्ड की जा सकती ग्रेनुअल्स। ओके, चलिए आप थोड़ी सी लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स की बात करते हैं। पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की फाउंडिंग पार्टनर पुनीता कुमार सिन्हा से बात करते हैं। पुनीता जी गुड मॉर्निंग। एक मार्केट में स्केयर आया था रिजल्ट वाले दिन क्योंकि बीजेपी की उतनी सीटें नहीं आई जितना एग्जिट पोल्स ने बता दी थी, लेकिन उसके बाद ऑलमोस्ट स्टेटस को कि मार्केट को लगा कि शायद कुछ चेंज होगा नहीं ज़्यादा। क्या ये सही नज़रिया है इस समय मार्केट को इस तरीके से देखने का, और आपका व्यू क्या होगा इस समय? अभी देखिए इलेक्शन रिजल्ट्स में स्केयर आया और उसके बाद में गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यूटी के ऊपर ध्यान दे रही है। तो इसीलिए मार्केट्स जो है पॉलिटिक्स अभी इग्नोर कर रही है और कुछ समय तक हो सकता है कि गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी बनी रहे। पर आगे का थोड़ा कैसे चलेगी गवर्नमेंट वो समय बताएगा। पर अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट आ रहा है बजट, और बजट में जो गवर्नमेंट का थ्रस्ट रहेगा वो थोड़ा हो सकता है पहले कुछ सालों से अलग रहे और रूरल फोकस ज्यादा रहे और थोड़ा जो जहां जहां पर उनको इलेक्शन में लगा कि लोग दुखी हैं वहां पर कुछ ज्यादा ध्यान दिया जाए। तो हो सकता है मार्केट का जो नजरिया है बजट के बाद थोड़ा बदल जाए। पर अभी तक जैसे कि आप देख रहे हैं ग्लोबल क्यूज भी करीब करीब अनचेंज्ड ही चल रहे हैं जैसे कि इलेक्शन रिजल्ट से पहले थे।
और सब ध्यान इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स पर ही बना हुआ है सब जगह वर्ल्ड में। ओके, बिल्कुल। अच्छा, आपने एक बात की कि बजट के बाद शायद मार्केट एक फ्रेश व्यू लेगा, तो क्या बजट में अगर आप पॉपुलिज्म, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर पॉपुलिज्म दिखा, थोड़ा फिस्कल डेफिसिट पर अगर थोड़ा सा कम डिसिप्लिन दिखा, तो वो थोड़ा सा मार्केट को करेक्शन की तरफ ले जा सकता है, ये कहना चाह रही हैं आप? हाँ, मेरे ख्याल से हो सकता है थोड़ा फिस्कल स्लिपेज हो और प्रायोरिटीज जो है इस बार थोड़े रूरल की तरफ ज्यादा जाए, एग्री एंड रूरल सेक्टर की तरफ। अच्छा पुनीता मैम, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। अभी स्पेशली मैम इस सरकार के गठन के बाद 9 से 10 जून के बाद जो एफआईज फ्लो है वो इंडियन मार्केट्स की तरफ स्ट्रॉन्ग रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। अभी डिजिट मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा, लेकिन आप क्या मानती हैं जो फ्लो स्पेशली आई थिंक जनवरी से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल तक, इवन मई तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा टुवर्ड्स चाइनीज़ मार्केट, हांगकांग मार्केट, वो सडनली यहाँ आ रहा है, और क्या ये फ्लो टुवर्ड्स इंडिया परसिस्ट करेगा आपके मुताबिक? देखिए, इंडियन वैल्यूएशन जो हैं वो इमर्जिंग मार्केट वैल्यूएशन से अभी भी प्रीमियम पर हैं और काफी ज्यादा प्रीमियम पर हैं। इसलिए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो एकदम जल्दी में तो इंडिया नहीं आएंगे, पर हाँ करेक्शंस पर इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो है लॉन्ग टर्म एक स्टोरी है। तो वो ये नहीं कि भाई मार्केट जो है भाग जाएगी और फिर वापस नहीं मिलेगी इन वैल्यूएशंस पे। हो सकता है मार्केट में करेक्शंस के पीरियड्स आएंगे, तब ज्यादा एंट्री होगी। अभी क्योंकि प्रीमियम पर है वैल्यूएशंस और चाइना में थोड़ा थोड़ा सुधार आ रहा है और वहाँ के वैल्यूएशंस काफी कम है, तो इसलिए एशिया की तरफ थोड़ा और बाकी इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ थोड़ा इन्वेस्टमेंट फ्लोज उधर भी जा रहे हैं। तो और यूएस की इकोनॉमी और यूएस के मार्केट्स तो वैसे भी स्ट्रांग ही है। लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी आप देखिए तो यूएस और इंडिया दो काफी बेहतरीन मार्केट्स रही हैं। तो यूएस इन्वेस्टर्स को कोई खास जल्दी नहीं है इंडिया में हाई वैल्यूएशंस पे इन्वेस्ट करने के लिए। पर हाँ, फ्लोज धीरे धीरे फिर बढ़ेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी जो था इलेक्शन का वो खत्म हो गया और अब बजट की तरफ नजर है, और उसके हिसाब से आई थिंक थोड़े थोड़े फ्लोज बढ़ेंगे। ओके अच्छा मैम, क्योंकि आप यूएस से बैठ के चीज़ों को देखती हैं, आप सिर्फ इंडियन मार्केट्स को नहीं, आपका पर्सपेक्टिव सारे मार्केट्स को लेकर है। हम ग्लोबली जिन 3 सेक्टर्स में सरोकार रखते हैं, एक हो गया मेटल्स अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है मैम, फेरस, नॉन फेरस काफ़ी स्ट्रॉन्ग, आईटी, और तीसरा है केमिकल बास्केट। इन तीनों में से अभी भी सबसे स्ट्रॉन्ग, स्टेबल या फिर चेज करने लायक थीम क्या लग रही है मैम आपको? तो अगर आप देखें मोमेंटम तो अभी केमिकल्स में है, मोमेंटम आईटी में तो अभी नहीं है, पर मेरे ख्याल से वैल्यू है आईटी में। और कभी ना कभी इस साल रिकवरी आईटी में सेक्टर में ग्लोबली आएगी। एक्सेंचर के रिजल्ट्स भी के इंडिकेशन के बाद में आईटी, एक्सेंचर का स्टॉक रैली भी किया है, तो आईटी कभी ना कभी रैली करेगा। अभी तक जो मोमेंटम है वो डेफिनेटली केमिकल्स को फेवर कर रहा है, और एग्री सेक्टर जैसे मैंने बोला, एग्री केमिकल्स भी हो सकते हैं, एग्री रूरल स्पेंडिंग में थोड़ा थ्रस्ट मुझे लगता बना रहेगा। और ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है इंडिया में, वो भी एक सेक्टर है जहां पर थ्रस्ट इस सरकार का बना रहेगा, तो वहां पर भी स्टॉक स्पेसिफिक हो सकते हैं। ओके चलिए, तो यहाँ पे एक सेक्टर की और इन 2-3 सेक्टर्स हमने कवर कर लिए मैम। अब आते हैं एक ऐसा सेक्टर जो कि हमारे इस पूरे बाजार की रीढ़ है, बैकबोन मैम, बैंक्स। और अभी जो कुछ देर पहले मैं आपसे तथ्य शेयर कर रहा था मैम कि एफआईआईज फ्लो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं इन 20 दिनों में। उन्होंने प्राइवेट बैंक्स को काफ़ी चेज किया, एंड स्पेशली एचडीएफसी बैंक उनका ऑल टाइम फेवरेट है। बैंक्स क्या पॉसिबली आई थिंक अगर बाजार में अगला मूव आना है उसको लीड करेंगे, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स जो कि बीते एटलीस्ट 1-1.5 साल में मैम कलेक्टिवली बैकफुट पे रहे हैं वर्सेस इन कंपैरिजन विद द पीएसयू बैंक्स? हाँ, थोड़ा सा शिफ्ट तो प्राइवेट बैंक्स की तरफ होगा, बिकॉज अब जो वैल्यूएशंस थे पीएसयूज की
वो उतनी अच्छी नहीं रही, और क्योंकि ये सरकार एनडीए सरकार है और बीजेपी की पूरी सरकार नहीं है, हालांकि बीजेपी के ही अभी सारे जो है प्रोसेसेस और उन्हीं का ही गवर्नेंस स्ट्रक्चर चल रहा है। तो परंतु प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है बहुत दिनों से इग्नोर रहे हैं, तो वहां पर रिलेटिव वैल्यू थोड़ी इमर्ज हुई है। एंड अगर इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी तो बैंकिंग सेक्टर, जैसे आपने बोला, एक बैकबोन है और उधर क्रेडिट ग्रोथ पिकअप होनी चाहिए, और वहां पर इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म बेनिफिट उसमें रहेगा। शॉर्ट टर्म मैं नहीं कह सकती, बट लॉन्गर टर्म के लिए तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और बैंक्स में होना जरूरी है। अच्छा, सिंस ग्लोबल मार्केट की बात हो रही है, फेड से अब क्या हम एक्सपेक्ट करें, और आप अपने जो मॉडलिंग है उसमें कितनी रेट कट्स एक्सपेक्ट कर रही हैं इस साल और अगले साल? मेरे हिसाब से अगर आप पीएमआई डेटा देखें तो पीएमआई डेटा जो है थोड़ा सा यूएस में उसके हिसाब से लग रहा है थोड़ा सा वीकनेस आ रहा है, और इकोनॉमी में थोड़ी सी हल्की सी स्लो डाउन दिखने को आ रही है, और इन्फ्लेशन पर अभी भी काफी स्टिकी है। तो मेरे हिसाब से सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड में इन्फ्लेशन पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, इंडिया में भी दे रहे हैं। तो इन्फ्लेशन को थोड़ा और कंट्रोल में आना जरूरी है। तो उसको देखते हुए, और क्योंकि थोड़ा स्लो डाउन भी आ रहा है, एक रेट कट में मुझे लगता है इस साल आएगा, पर वो भी अगर डेटा इलेक्शन के बहुत करीब आया जिसमें कि रेट कट होना है, तो हो सकता है वो इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद ही आए। पर अगर आएगा तो मेरे हिसाब से अगस्त सितंबर के बाद ही आएगा। पर यूएस में एक रेट कट नेक्स्ट 6-8 मंथ्स में मुझे लगता है आना चाहिए, और मार्केट जो है आई थिंक एक रेट कट से ज्यादा फैक्टर इन नहीं कर रही, और जो लेवरेज स्टॉक्स हैं उनमें थोड़ा बेनिफिट उस टाइम आ सकता है। ओके, पुनीता जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए इन सभी टॉपिक्स पर। मीनवाइल मार्केट इस समय डे हाई पर, ख़ासतौर से बैंक निफ्टी 52,086 पर, अब 52,100 भी क्रॉस करने की तैयारी बैंक निफ्टी कर रहा है। और वीरू बहुत इंटरेस्टिंग होगा अगर हम, अब HDFC बैंक पे काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। 1691 हो गया है और 1700 की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है ये, और हल्की सी भी टायर्डनेस आ नहीं रही है यहाँ पर अब तक, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। अच्छा अनुज, ऐसे में एक चीज़ होती है ना, आई मीन अब क्या फोकस, मान लीजिए मैं इंडेक्स ट्रेड नहीं करता तो फोकस मेरा प्राइवेट बैंक्स पे होना चाहिए, क्योंकि जब बाजार थीम पकड़ता है तो पकड़ता है, दूसरे को भूल जाता है। जब PSUs को पकड़ा था, प्राइवेट को भूल गया था। नाउ इट्स टाइम टू चेस प्राइवेट बैंक्स, जहाँ तक स्टॉक फ्यूचर्स का सवाल है। क्लियर मैसेज है, इनफ मैसेज दे दिए कि अब प्राइवेट बैंक्स चेज करिए, HDFC बैंक, एक्सिस, कोटक, ICICI बैंक, जिसमें मोमेंटम आए वो। लेकिन निफ्टी बैंक क्लियरली अब मेरे ख्याल से उस सेकंड रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। 52,152, 52,200 ये वो जोन है, उसको क्रॉस करने की अब मुझे लग रहा है कि तैयारी कर रहा है। तो जिसे कहते हैं ना, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अब आप इस मोमेंटम में शायद पार्टिसिपेट करिए। चलिए काम करते हैं, अब हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं कि इस समय इनका क्या व्यू है। सुशील, गुड मॉर्निंग। सबसे बिग एंड बोल्ड कॉल इस समय की आपकी क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट आपके हिसाब से इस समय क्या है? सुशील सॉरी, शायद आप म्यूट पर हैं। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलिए। PCR से अनुरोध है मेरे स्क्रीन से इस चार्ट को दिखाएं। ये देखिए, US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की चार्ट को मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं इस वक्त, क्योंकि एक तरफ जहां बड़े एंटिसिपेशंस बन गए थे, मल्टीपल रेट कट्स आएंगे, एक्सपेक्टेशंस टोन डाउन हो गए, और मुझे लगता है फेड बाजार को फ्रस्ट्रेट करने की तैयारी में है। ये डेली ग्राफ है ईयर यील्ड का। अगले 2-3 दिन कोई हल्का डिप दे दे तो दे दे, उसके बाद मुझे लगता है कत्लेआम मचा देगी ये चार्ट। तो अगर
4% के नीचे जाए बिना, 4.1 के नीचे जाए बिना अगर ये 5.1 तक आ जाता है तो बड़े सारे बाजार ढेर हो जाएंगे, जिसमें नैस्डैक की चाल ऑलरेडी आप देखोगे रिवर्सल दे चुकी है। देखो ये अप एंड लाइन लेटेस्ट चला गया। एनी माइनर रिबाउंड इन नैस्डैक विल बी अ सेल, क्योंकि एनवीडिया ने बड़ा रिवर्सल दे दिया है। और ये देखो आप एनवीडिया की चार्ट, जो ये बड़ा रिवर्सल जो आ गया, ठीक है, यहाँ पे हमने एक बार सोचा था शॉर्ट करेंगे, ट्विटर पे भी लिखा था, शॉर्ट कट गया और वो लॉन्ग का ट्रेड आ गया। अब मुझे लगता है एनवीडिया अगर फ्रस्ट्रेट कर दे सबको, 77-75 तक भी गिर जाइए आफ्टर एनी स्मॉल रिबाउंड्स, तो बड़ा करेक्शन हो सकता है वॉल स्ट्रीट पे शुरू हो गया। और एक अंतिम चार्ट इस तर्ज पे आप S&P 500 की देख लो कि इसको भी अब जाना है। S&P की चार्ट चलो नहीं आ रही, S&P इंडिसेस को लेकर आप यूएस इंडिसेस पे सीरियस करेक्शन शुरू हो गया है। सीरियस करेक्शन शुरू हो गया। और इंडियन इंडिसेस में सुशील, आज हमने फिर ऑल टाइम हाई लगाया बैंक निफ्टी में और 52,000 क्रॉस किया। उस पर क्या व्यू है और निफ्टी पर क्या व्यू है? तो देखिए, एक तरफ जहां अमेरिकन बाजारों की इंडाइसेस नीचे जाने को तैयार है, तो इसको थोड़ा सा हल्के मजाक में बात को आसानी से समझा जा सकता है। पड़ोसी की बीवी का मूड खराब होने को रेडी है, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी बीवी का भी मूड खराब हो जाएगा। सब चीज अलग अलग है। हमारा बाजार जब बेतहाशा गिरा था चुनाव के पास, ग्लोबल मार्केट से कोई हमारे साथ सिंपैथी नहीं दिखाई, वो गिर रहे हैं और हम अभी भी बढ़ रहे हैं। तो देखिए, इंडाइसेस के ऊपर एक दो ट्रेडिंग रेंजेस में आप चीज को काट लीजिए। निफ्टी की चार्ट जो सामने अगर दिख रही होगी आपके, जो आवरली चार्ट पे जो साइडवेज फ्लक्चुएशन जो बन रहा है, जब तक ये 23,700 को क्रॉस नहीं करता है, मैं ये मान के चलूंगा कि मुझे 23,275 23,300 तक झेलना पड़ सकता है नीचे का डिप। शॉर्ट हड़बड़ा के नहीं करना है। हमने जो इनिशियली, अच्छा इसको पूरा कर दें, जिस दिन ये 23,700 के ऊपर क्रॉस हो गया तो आश्चर्यजनक तरीके से और 1,000 पॉइंट फ्लेयर अप करके 24,700 तक जा सकता है। ये आवरली चार्ट है, बड़ा सिंपल पैटर्न है, कोई बड़े दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा हेजिटेशन जो है कि अगला रेजिस्टेंस इसका 52,300, ये देखिए जो पुरानी सारी लकीरों को जोड़ो तो 52,300 के आसपास आता है। लेटेस्ट अप ट्रेंड लाइन को तोड़ चुका है, पर उसके बावजूद भी ये नए हाई की तरफ लपक रहा है। बैंक निफ्टी में निफ्टी के बनिस्बत कुछ कमजोरी दिखती है, मोमेंटम भी देखिए डाइवर्जेंट है। तो हो सकता है कि एक बार बैंक निफ्टी 53,200 दिखा के क्या पता 51,100 हो जाए, पर जब तक वो 51,000 के नीचे नहीं जाती है बैंक निफ्टी, मुझे लगता है शॉर्ट सेलिंग करना बैंक निफ्टी को भी, जो रिलेटिवली निफ्टी के बनिस्बत कुछ कमजोरी दिखा रही है, बड़ी बहादुरी का काम हो सकता है। 51,000 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी जाके बंद नहीं होगी, हमारा बायस डिप में ले लेके बेचने का ही रहेगा। सुशील जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये एक दो स्पेस आपने एफएमसीजी पे काफ़ी अच्छे कमेंट किए थे। आपने जो एग्री कमोडिटीज़ पे बलरामपुर चीनी पे टिप्पणी करी थी काफ़ी हद तक। आपने मिड कैप आईटी पे टिप्पणी की थी लास्ट जब इंटरेक्शन था। अभी यहाँ पर आप क्या क्या चेस कर रहे हैं अपने, और या फिर अपने जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, आपके इन्वेस्टर्स हैं, उनको आपने राय दी है? देखिए, बाजारों का एक बड़ा पुराना सिद्धांत है, मुनाफे से दुश्मनी मत करो। आपका दांव सही बैठ गया, मुनाफा बनता जा रहा है, बढ़िया ट्रेंड बनता जा रहा है, तो रोज कुछ काम करना जरूरी है, रोज कोई सौदा करना जरूरी है, ये तो किसी शास्त्र में लिखा नहीं। तो मुनाफे से दुश्मनी मत करो। अगर एफएमसीजी सही चल रहा है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म में भी मीडियम टर्म में भी, तो हमें उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। स्मॉलर आईटी स्टॉक्स के साथ साथ अब अगर अब लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स भी निफ्टी के इंजन बनने को नजर आ रहे हैं, तो हमें आईटी में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, हम यथावत बने रहेंगे। 6 महीने के 12 महीने के व्यू से अगर अब केमिकल स्टॉक्स के अंदर हमारी बात नो लॉन्गर ये किसी तरह का सरप्राइज या कोई आश्चर्य नहीं देती है, ये बात लोगों ने मानना शुरू कर दिया है, ट्रेंड बन रहा है, तो बहुत से केमिकल स्टॉक यहाँ से डबल ट्रिपल भी हो जाएंगे, तो सब चीज निफ्टी पे बायस नहीं है। तो जो हमारे अब जैसे शुगर में एक नया मूव आ रहा है और डेवलप होने लग गया, तो छेड़ने की कोई जरूरत नहीं, मुनाफे से दुश्मनी मत करो, चुपचाप बैठो। तो जहां चिंता के विषय है वहां हम ज्यादा ट्रेडिंग करेंगे, और जहां पे लेके माल बैठने की जरूरत है वहां कोई छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है। ओके अच्छा सुशील जी, एक दो स्टॉक्स और जो कि बहुत चर्चा में रहे इस बार, इस पैनल में बहुत डिस्कस करते हैं, इंडिगो, और बड़ा अच्छा मूव दिया इसने। होटल्स को देखिए आप, इंडियन होटल्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया।
जो आई थिंक इस ट्रेवल टूरिज्म और आई थिंक स्पेशली इस छुट्टियों की सीज़न के फेवरेट स्टॉक्स भी रहे हैं, शायद इस बार अर्निंग्स में इनका इम्पैक्ट नज़र भी आए, यहाँ पर आपका व्यू क्या है? देखिए, इंडिगो अनुज जी का बड़ा फेवरेट स्टॉक रहा है कि बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएशन हो रहा है। हमने यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लिया था, शॉर्ट किया, 10% खा लिया 7-8 दिन में, 5 दिन में। अब यहाँ से हमें भी ये चार्ट रिवर्स होती लग रही है और अगले अगले उछाल में इंडिगो 4,950-60 चला जाएगा तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो हमारे निवेशकों को हमने शॉर्ट कटवा दिया है और कुछ रीजनेबल क्वांटिटी में लॉन्ग ही रखने के लिए कहा है। और देखिए क्या है ना, हम भाव की चाल के साथ सारे ही इंटेलिजेंट माइंड किसी न किसी स्टोरी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो स्टोरी ही चला रही है, भाव का भी एक मूव है और तेजी मंदी का अपना एक रंग होता है। तो स्टोरीज उसके साथ बन जाती है। तो एक अंतिम स्पाइक हो सकता है ब्रॉड इंडाइसिस का भी, लास्ट 1000 पॉइंट निफ्टी क्या है, जब तक इंडिगो 5000 छू दे और साथ साथ थोड़े बहुत होटल स्टॉक्स भी चढ़ जाएंगे। पर होटल स्टॉक्स में कोई प्रॉपर ना ट्रेडिंग का पैटर्न है, ना कोई रिस्क मैनेजमेंट में डिलीवरी की पोजीशन पे कर सकता हूं, इसलिए हम लार्जली उनमें से आउट है। नॉइज है बहुत ज्यादा होटल स्टॉक्स में। मेटल्स और केमिकल्स में कोई नाम, स्पेसिफिक नाम जो अच्छे लग रहे हैं सुशील इस समय? तो देखिए, लार्ज कैप्स जो निफ्टी को ड्राइव करते रहेंगे वो मुझे अभी भी लगता है अडानी इंटरप्राइजेज और रिलायंस, लार्सन एंड टूब्रो, एचपीसीएल, बीपीसीएल। ठीक है, बहुत सारा बोनस का माल आ गया है, टैक्स एडजस्टमेंट की सेलिंग है, पर बड़ी मूव इनमें आ सकती है। आईटी के स्टॉक्स कोई हर डिप में लेने के लगते हैं, चाहे वो मिड कैप्स हो चाहे लार्ज कैप्स हो। सिलेक्टिव फार्मा स्टॉक्स में भी हम लगातार बने हुए हैं और भी कुछ नए स्टॉक्स में सिग्नल्स आ सकते हैं। तो बड़ी सिलेक्टिविटी का बाजार है, लार्ज कैप्स में भी, मिड कैप्स में भी, स्मॉल कैप्स में भी। अक्रॉस द बोर्ड मार्केट भागता चला जाएगा, यूफोरिया बन जाएगी, वो नहीं हो रहा है। पर एक्चुअली ये बहुत अच्छी चीज है अनुज। यूफोरिया बन गया तो उसके बाद तो काम ही खत्म है। तो अभी भी सबको मेहनत के पैसे मिल रहे हैं और चुन चुन के काम करने की जरूरत है। तो बाजार अच्छे, हेल्दी, गुड राइमिंग स्टेट में है। मेहनत करने वालों को पैसे मिलेंगे, दिमाग लगाने वालों को पैसे मिलेंगे। भेड़ चाल के पैसे अभी भी बाजार में नहीं। ओके, कोई शॉर्टिंग आइडिया इस समय सुशील? हाँ जी, कोई शॉर्टिंग आइडिया? टाइम टू टाइम देखिए 10-12% के शॉर्ट्स मिल जाते हैं और सबके बस का काम नहीं है। तो अब जैसे हिंडाल्को की चार्ट अब ट्रेंड लाइन तोड़ के ऊपर रिबाउंड में है और जेएसडब्ल्यू स्टील भी बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव मोड में, तो जरा सा कहीं बाजार में करेक्शन सेटिंग करेगा तो हम ये मेटल्स के स्टॉक्स को पहले बेचने भागेंगे। और टाटा मोटर्स ने जो भी 3-4-5 साल में लोगों ने 15 बैगर 20 बैगर मलाई खा ली, और ट्रेडिंग का स्टॉक है, तो टाटा मोटर्स का भी शॉर्ट टर्म ट्रेंड कमजोर है। ये टाइम टू टाइम शॉर्ट सेल करके 10-12% कमा लेना, या बहुत बड़ा सबका पोर्टफोलियो होता है ट्रेडिंग की, तो बुक छोटी ही रख पाएंगे लोग। तो भाई कुछ हेज हो जाए, उस हिसाब से भी कुछ शॉर्ट्स बीच बीच में मिलेंगे। पर ब्रॉडली अभी भी बाजार कोई ब्रॉडली शॉर्ट सेल कर करके पैसे कमाए वैसा बाजार है नहीं। मतलब किसी के हाथ में खुजली है तो थोड़ा शॉर्ट सेलिंग खोज लो, या भाई बाकी जगह पोजीशंस बहुत है तो दो चार आइटम बेच लो। तो ब्रॉड शॉर्ट सेलर्स का मार्केट अभी भी नहीं है। ओके, ब्रॉड शॉर्ट सेलर का मार्केट अभी नहीं है। अच्छा, एक दो स्टॉक्स पे और बात कर लेते हैं यहाँ पर लगे हाथ सुशील जी से। सुशील जी, एक दो बास्केट और जिस पर मैं शायद आपका व्यू चाहूँगा, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रही थी। सीमेंट स्पेस को देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट आया, इसने लास्ट वीक ही करीब करीब मेरे ख्याल से मिड जून तक आते आते 11,400 का भाव लगा दिया। सीमेंट में आपको कोई अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है इस वक्त क्या? में भी हम लोग देखिए सिलेक्टिव काफी सारे स्टॉक्स में लॉन्ग हैं और उनको छेड़ने की जरूरत नहीं है, चाहे वो रैमको हो, चाहे अल्ट्रासेमको हो, या बस एक ग्राजिम को आप करीब करीब भाव पूरे से लगते हैं और वो लीडिंग स्टॉक है, उसको छोड़ के टाइम टू टाइम सीमेंट में भी कोई में भी डिप्स के अंदर ठीक ही लग रहे हैं स्टॉक्स। अनुज, आपका एक पॉइंट मैं मिस कर गया था जो आपके दर्शकों को सचेत करना जरूरी है। इंजीनियरिंग स्टॉक्स में साल भर पहले हमने 2 बैगर 3 बैगर मल्टी बैगर कॉल्स जो निकाले थे, हमारे निवेशकों को सबको हमने उनसे बाहर हटके निकल जाने के लिए कह दिया है। और उसी तरीके से जिस तरह से रियल एस्टेट के स्टॉक्स में हम करीब 12 महीने पहले खूंखार तेजी में थे, कोई 3 गुना हो गया, कोई 5 गुना हो गया, इक्का दुक्का कोई स्टॉक छोड़ के रियल एस्टेट में वो भी पूरा सेक्टर टॉप आउट हो रहा है। तो टेक प्रॉफिट करके पहले मुनाफा बाहर निकाले, सीधे अग्रेसिवली शॉर्ट सेल अभी भी करने का समय नहीं आया है। पर सीरियस टॉपिंग आउट साइंस इन इंजीनियरिंग as well as real estate stocks is what we have internally discussed with our subscribers.
ऑल राइट, चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सभी ट्रेड्स पर बात करने के लिए। और ऑफ कोर्स नेक्स्ट ट्यूसडे आपके साथ दोबारा बात करेंगे।